मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं जोधपुर में। चलिए सीधे रुक करते हैं जोधपुर का। इस वक्त मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। काबरा जी, चांदीलाल जी लिम्बा, हीरालाल जी मेघवाल, सैयद अंसारी जी, दामोदर थानवी जी, नसरुद्दीन जी, दुगाराम जी चौधरी, नारायण जी डाबड़ी, प्रधानगढ़, शमो देवी जी, दापू देवी जी और राधा देवी जी, अन्य तमाम हमारे उपस्थित बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, पंचगण, सरपंचगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। और वैसे तो कई प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं, पर आज का कार्यक्रम एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से जो हमारे महान नेता थे, जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके नाम से हर ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र बने। भारत निर्माण पंचायत समिति स्तर पर करीब 32 लाख की लागत से भवन निर्माण हुआ और आज जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी भारत निर्माण सुविधा केंद्र है। गांव के लोग अगर यहाँ भी आ जाएं, पहले तो सुविधाएं दे रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, वहीं पर नरेगा के पेमेंट है या कंप्यूटर सिखाने के काम है, लड़कियों के लिए तो फ्री कर रखा वहाँ पर, और साथ में नामांतरण खोलना है या नकल लेनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, पानी की बिल, बिजली की बिल भरना है, रिजर्वेशन आरक्षण करवाना है बसों का, ट्रेनों का, कहीं पे भी हिंदुस्तान भर में। तो आने वाले वक्त में वो काम ही वही हो जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। ये तमाम काम जो लिए गए हाथ में, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा कि जो सुगम खिड़कियाँ लगी हुई थी राजस्थान में, करीब 45 तरह के काम वहाँ पर होते थे। यहाँ हमारे लोग आते थे गांव से भी, धूप में लाइन में खड़ा रहना पड़ता था कई घंटों। अब आपको जो भवन बना है मुख्यालय पर, अभी मैं जाके आया हूँ वहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर, जिला परिषद के सामने सुविधा केंद्र, वहीं पर आराम से बैठ करके सब कंप्यूटर लगे हुए हैं, काउंटर लगे हुए हैं, आपको माइक लगा हुआ वहाँ पर, जिसका नंबर आएगा माइक बोल जाएगा, आराम से जाओ, फॉर्म भर दो, जो समस्या उसके बारे में भी बात करना। तो एक शानदार तरीके से 1 करोड़ के 50 लाख तो मैं पहले सैंक्शन किए, पर जोधपुर का तो 1 करोड़ का और 70 लाख का भवन बने हैं यहाँ पर। इस रूप में शानदार भवन बन के तैयार है। और मुझे जो लिस्ट दी गई, तो मुझे खुशी हुई कि सब तरह के काम, एक लंबी लिस्ट में पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, पर मुझे खुशी है कि आज मूल निवास प्रमाण पत्र में 1,99,521 बने। वृद्धावस्था विधवा पेंशन 11,999, बड़े बड़े फिगर तो ये हैं। अल्प के प्रमाण पत्र 24,759, नामांतरण दर 1500। इस प्रकार पता नहीं इतनी शानदार जो योजना लोक सेवा गारंटी एक्ट बनाया हमने, लिख दिया कौन सा काम कितने दिन में होना ही चाहिए। अब उसको अगर हम लोग जानने देंगे तो उसका फायदा जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा आपको। APL BPL के राशन कार्ड परिवर्तन करना है तो 1 दिन में होना चाहिए, नाम जोड़ना है तो 2 दिन में, राशन कार्ड की NOC 30 दिन में, प्रतिलिपि 3 दिन में, सूचना का अधिकार में 30 दिन में सूचना मिलेगी आपको। वृद्धावस्था पेंशन का 15 दिन में निपटारा करना है उसको। कृषि भूमि का सीमांकन 15 दिन में, मूल निवास प्रमाण पत्र तो 1 दिन में, SC का ST का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र 1 दिन में,
नोटिस राजस्व मंडल का 15 दिन के अंदर, आम लाइसेंस का नवीनीकरण 10 दिन में, नामांकन दर्ज करना है तो 30 दिन में। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। और 5,15,031 लोगों का ये सब काम हो भी है अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि जो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ढांचा बना है जिला मुख्यालय पर, पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, और मेरा तो सपना रहेगा कि हर गांव में एक एक ऐसा केंद्र बने जिससे कि गांव में बेटा बड़ी आने वाला जो जमाना है 21वीं सदी का, राजीव गांधी ने उस वक्त में कह दिया था नई शताब्दी में जाना है, तब जाके हम भी विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में आगे खड़े हो पाएंगे। यार आप देख रहे हो, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री, उनकी नीति उदारीकरण की, वैश्वीकरण की रही। तो आज पूरे देश के अंदर पहले हर राज्य सरकारें खजाने के संकट में थी, पूरे मुल्क में आज कोई संकट में नहीं है, केंद्र भी संकट में नहीं है, और नई नई स्कीम हम लोग ला रहे हैं, शानदार वित्तीय प्रबंधन किया। ये क्यों बन रहे हैं? आपको खुशी होगी कि भारत निर्माण सेवा केंद्र जो बने हैं ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर, उसके बाद में हम लोग वहाँ बना रहे हैं उसी के पास में 10-10 लाख की लागत से किसान ज्ञान केंद्र, किसान सेवा केंद्र अलग बना रहे हैं। वहाँ किसान बैठ के आपस में तमाम चर्चा कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र की बात हो, कैसे उनको सुविधाएं मिले, बाजार में भाव क्या है, फसलों के बीज के बारे में, खाद के बारे में, मौसम के बारे में, कब बरसात आएगी, कब संभावना है, कौन सी फसलें उगाना बोना उचित रहेगा, मार्केट में कीमत कितनी है बाजरे की, गेहूँ की, धान की, मक्के की, ज्वार की, मोट की, गवार की, ये तमाम भाव आपको वहाँ मिले। ये केंद्र भी हमने 300 करोड़ का लोन लेके नाबार्ड से, वो केंद्र भी हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, इस रूप में सरकार अपनी तरफ से कोई कमी रख नहीं रही है। गांव वालों को शहरों की तरह की सुविधाएं गांव में मिले, गांव वालों को बिना मतलब तकलीफ नहीं हो शहर में आने की, दिन भर रहो, पहला खर्च अलग होता है, दिन भर खोटी हो, कोर्ट में कचहरी में जानकारी प्राप्त करने में, शिकायत करने में, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 249 करोड़ रुपये और खर्च करने हम लोग, 3000 ग्राम पंचायतें और 249 सभी पंचायत समितियों में किसान ज्ञान केंद्र, किसान सेवा केंद्र बनाने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। जहाँ रेवेन्यू संबंधित, राजस्व संबंधित जो काम है, नामांतरण का है, म्यूटेशन का है, खातेदारी की नकल का है, खातेदारी खुलवाने का है, किसान समझ में आपको बताया सब काम, तमाम काम होने लग जाएंगे। ये सोच के साथ में हम लोगों ने इन कामों को आगे बढ़ाया है। ये मुझे खुशी है कि आज पूरे राजस्थान में करीब करीब कोई 5-6 जगह बाकी बचे हैं, बाकी सब जगह आपके एक तो कलेक्ट्रेट पे सुविधा केंद्र, एक जिला परिषद का सुविधा केंद्र मैं देख के आया हूँ, बहुत शानदार बना है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट के लिए और जिला प्रमुख साहब के लिए वहाँ कमरे की व्यवस्था भी है, स्टाफ भी है, और गांव के लोग जो आएंगे हमारे साथी जिला मेंबर आएंगे, उनके बैठने की सुविधा भी है, मीटिंग के लिए हॉल भी है। इस प्रकार से आराम से आप एयर कंडीशन के अंदर, क्योंकि एयर कंडीशन में कब खाली नेता घूमते रहते हैं हवाई जहाज में और ट्रेन में, हम चलते गांव वाला भी एयर कंडीशन में बैठे, वो तकलीफ क्यों पाए, वो तकलीफ क्यों पाए? जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया तो जमाने के साथ में हम भी अपने आप को बदलें, अधिक से अधिक सुविधाएं गाँव में मिले। अब आप बताइएगा, हवा से बिजली पैदा होने लग गई राजस्थान में, 2500 मेगावाट पवन चक्कियाँ चल रही है। अब अपने सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान पे ज़्यादा है और जोधपुर जिले में और ज़्यादा है, तो उसके बिजली घर लगा रहे हैं अलग से, बड़ा अपने बाप में
बड़ला में 400 केवीए का तो लग रहा है स्टेशन, 3000 मेगावाट के सोलर पार्क बन रहे हैं, 3000 मेगावाट पैदा होगी बिजली वहाँ पर। 4000 मेगावाट का प्लांट बना है, सामर झील जो है वहाँ पे लगने का प्लांट, पावर प्लांट जो सोलर की किरणों से होगा, सूर्य भगवान की किरणों से पैदा होगी बिजली, वो काम शुरू हो गया है। आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम लोग, 24 घंटे बिजली देने का हमने तय किया है। 22 से 24 घंटे अभी देने लग गए हम लोग, पर क्योंकि मशीनें हैं, अभी 3-4 प्लांट एक साथ खराब हो गए, 5-6 दिन में तकलीफ आ गई। ये समस्या छोटी मोटी तो चलती रहेगी, कहीं सड़क टूटेगी तो वो ठीक होगी तो नहीं टूट जाएगी, कोई मास्टर नहीं जाएगा। अब मास्टरों की हमने कल 1000 मास्टरों को लगाया है, हेड मास्टरों को, तो ज्वाइन तो बाद में करेंगे, उसके पहले ही एमएलए साहब, एमपी साहब, आप और हम लोगों के पास चक्कर लगा रहे, साहब मैं यहाँ नहीं यहाँ लगाओ। अरे पहली पोस्टिंग में तो जाओ कृपा करके, पहली पोस्टिंग में तो तकलीफ मत दो भाई, पहली पोस्टिंग ज्वाइन करो, 2-4-5 किलो लड्डू लाओ घर पे, पूरे मोहल्ले वालों को बांटो कि भाई हमारी नौकरी लग गई है। वो बात तो कहीं गई, हमें तो खाली बस जोधपुर का किला दिखना चाहिए, वो जरूरी है, उसके कोई काम नहीं चलेगा। तो लाखों रुपए खर्च करते हैं हम उन पे, वो जाते ही नहीं है, स्कूल खाली है, कहीं मास्टर नहीं, कहीं नर्स नहीं। अरे तनख्वाह इतनी अच्छी मिल गई है, सरकार इतना ध्यान रख रही है आपका। 80,000 प्रमोशन किए मैंने, 80,000 इत्यादि में कभी भी नहीं हुई। तनख्वाह सबकी बढ़ा दी है, सब सुविधा दे रहे हैं, इतने क्रांतिकारी फैसले किए। कोई नौकरी करता करता कोई ड्यूटी में गया और मर गया मान लो, पहले मिलते थे 1.25 लाख रुपए, मैंने 20 लाख रुपए कर दिए, 20 लाख रुपए। पेंशन इतनी मैंने लग गई, रिटायरमेंट हुआ कोई आदमी 20 साल पहले, रिटायरमेंट की तनख्वाह थी 3000, अब उसको पेंशन मिलती है घर बैठे 30,000 मिलती पेंशन, 30,000 पेंशन। इसलिए मैं तमाम कर्मचारियों को आह्वान करना चाहूँगा, राजस्थान के विकास में हम सबकी भागीदारी है। कर्मचारी हमारे महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य हैं, ये सिफारिश कराना छोड़े। अब तो चुनाव आ गए हैं, चुनाव के बाद में हम मिलके बात करेंगे भी कैसे क्या करना चाहिए, तकलीफ किसी को नहीं हो। कि मानवीय दृष्टिकोण है, कैंसर हो गया है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार खुद हो गया है, तो सरकार की ड्यूटी भी है ऐसे लोगों का पहले ख्याल रखें, उनको तकलीफ नहीं हो, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं कर्मचारियों की भी बनाई गई है। जननी शिशु सुरक्षा योजना सोनिया गांधी ने बनाई है, महिलाओं के लिए प्रसव फिर गांव ढाड़े लाओ, सरकार लाएगी, टैक्सी का भाड़ा सरकार देगी, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री। बच्चा पैदा हो गया बीमार, वहीं रखो उसको, भेजो, शिफ्ट करो जोधपुर के अंदर, गांव का है तो जब तक ठीक नहीं होगा उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में माँ बच्चे को घर तक छुड़वाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी योजना आ चुकी है, पेंशन का महाअभियान, बुजुर्गों का, महिलाओं के लिए 55 साल, पुरुष के लिए 58 साल, विधवाओं के लिए अलग है, पति छोड़ देता परित्यक्ता महिला उसके लिए एकल नारी अलग है, विशेष योगीजन जो दिशक जन भाई बहन का अलग पेंशन है। आराम हो गया उन लोगों के घर में, कम बहन सवासनी आती है, अब उसको बुजुर्ग आदमी को, बुजुर्ग कोई बहन और माँ को कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा, चुपचाप 5 रुपये 25 रुपये दे देगी बहन सवासनी को, पोती को, बेटी को, बेटे को। आवास बनने गांव में गरीब के पहले 70,000, पहले 50 देते थे, 70,000 देने हम लोग उनको, पक्की छत सबकी बने। मेरे कल्पना है पूरे देश के अंदर कच्चे झोपड़े कोई नहीं रहे, सब पक्के मकान में रहे, ये हमारा सपना है। राजस्थान में हमने शुरुआत कर दी है, 3,500 का कर्जा मैंने लिया है बांटने के लिए। ये कर्जा नहीं है, पूरा अनुदान है। आराम से पक्का मकान बनाओ, एक कमरा बना लो, बरामदा बनाओ, कुछ भी करो, अच्छे लगते हैं। मैं जाके देख के आता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों के। ये तमाम काम शुरू हो गए राजस्थान में बड़े रूप के अंदर। 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे थे हम लोग,
अब तो सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो फैसला करवाया है, उसके अंतर्गत 1 रुपये किलो मक्का बाजरा मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। राजस्थान में अभी हम 40 लाख लोगों को दे रहे हैं, उसमें 50 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। हमने सर्वे शुरू कर दिया, 50 लाख परिवार। 1 रुपये किलो गेहूँ बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो मक्का बाजरा, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। ये चंद्र जी बैठी हुई है, बद्रीराम जी बैठे हुए, इन्होंने बिल पास किया है पार्लियामेंट में और कानून बना के अधिकार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अकाल सूखा पड़ता था, काम मांगना पड़ता था, आपको मालूम है। अब काम मांगने की जरूरत नहीं, अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, जो चाहेगा 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये कानून का अधिकार पार्लियामेंट में पास करके आप सबको दे दिया गया, पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को। और हमने उल्टा और काम 1-2 कदम आगे बढ़ गए हैं। राजस्थान में हम लोग 100 दिन नहीं, 150 दिन काम देंगे हम, बाकी पैसे हम देंगे राजस्थान के। ये भी कर दिया। इस रूप में आज स्कीमें जो बनाई गई है वो आपके सामने है। शानदार स्कीम बनी है, हर वर्ग के लिए स्कीम बनी है। दुख मुझे होता है कई बार कि हम लोग कई बार स्कीम को पूरा पढ़ते नहीं हैं, उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं और गरीब तक बात पहुंचती नहीं है। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको मजदूरों के लिए। जो निर्माण मजदूर है उसमें लोहार भी आता है, जो निर्माण के काम में जो काम करता है वो सब आ जाते हैं उसके। 33 तरह के मजदूर हैं, उनके लिए योजना इतनी अच्छी बनी है। उनके बच्चे पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप सरकार देती है। बीमार हो गया उसका बीमा अलग कर दिया है। घायल हो गया काम करते करते 50,000 रुपये उसको देंगे ठीक होने के लिए। लड़की की शादी है, 50,000 रुपये देंगे लड़की की शादी में। और दुर्भाग्य से मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है मजदूर की, कई बार आप देखते छत गिर जाती है, तो पहले 75,000 थे, मैंने 5 लाख रुपए कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई काम नहीं चलने वाला है। आप तो करते हो, आप तो 80 साल की उम्र में भी कर रहे हो, नौजवान हो आप तो। पर मैं कहना चाहूँगा सबको ही कि ये इतनी क्रांतिकारी योजना पहली बार आई है राजस्थान में। इनको कृपा करके आप वहाँ तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि मजदूर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। उसको मिलता उसी को है, 80 रुपये दे करके एक बार अपना नाम लिखाएंगे रजिस्टर के अंदर, उसको मिलता है। अब ये अभियान आप चला सकते हो, स्वयं से श्रद्धा चला सकती है, ठेकेदार चला सकते हैं, जिन ठेके पे काम करते हैं वो लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई आजकल, तो डेवलपर आ गए हैं, वो कर सकते हैं। एक मजदूर का खाली रजिस्ट्रेशन करवाने मात्र से उसको फ़ायदा मिल जाए, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा उसको। ये तो काम हम कर सकते हैं। ये तमाम काम हम चाहते हैं कि राजस्थान में तो जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लाए हम लोग, दवाएं फ्री कर दी। हिंदुस्तान में कई राज्यों में थी स्कीम, 100 दवाएं थी, तो स्कीमें फेल हो गई। हमने आज 600 से ज़्यादा दवाएं कर दी फ्री, 600 से ज़्यादा दवाएं फ्री कर दी। टैक्स फ्री तो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर टैक्स फ्री हो गए हैं राजस्थान का। और तो और जो किडनी वाले पेशेंट आप जानते हो भुगतते हैं, एक महीने का खर्चा 25,000, 15,000, 25-30,000 होता है वापस डायलिसिस करने का। अभी मैंने घोषणा की है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से राजस्थान में डायलिसिस भी फ्री होगा, ये मैंने कह दिया। इस रूप में क्रांतिकारी तमाम फैसले आपके सामने हैं और उनको आपको किसानों के लिए अलग किया है। 5 साल तक दर नहीं बढ़ी बिजली की, 5,000 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं कंपनियों को, तब नहीं बढ़ी दर आपकी। 13,000 करोड़ की बिजली हमने खरीदी है बाहर के राज्यों से, तब बिजली की सप्लाई मेंटेन हुई है। रबी के अंदर फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो। तो लंबी बातें हैं, करने की तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतना फ़र्क है। हमने कहा है मीडिया को भी, भाई आप हमें पूछना छोड़ो कि बीजेपी वाले क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 5 साल हमारा शासन,
उनका 5 साल का शासन। ये जनता माई बाप होती है, लेखा जोखा देना पड़ता है हर 5 साल में, पंच को, सरपंच को, प्रधान को, प्रमुख को, एमएलए को, एमपी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को। लेखा जोखा सुनने के बाद में वो फैसला करते हैं। 5 साल उनका राज क्या रहा, 5 साल हमारे राज में क्या किया, आप कंपेयर कर लीजिए। फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं हम तो। आंकड़े बोलते हैं, उन्होंने 9 लाख कनेक्शन दिए घरों में, हमने 19 लाख दिए। उन्होंने 1000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करी होगी, हमने 6,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया राजस्थान के अंदर। अब कल्पना करो, खाली पत्थर लगा के चले गए। अब परसों हम लोग वहाँ कर रहे हैं झालावाड़ 12 के अंदर उन कामों को शुरुआत हमने आने के बाद में शुरू किया हम लोगों ने। छबड़ा में भी, कालीचंद में भी ये स्थिति है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। हर जगह रात दिन का फर्क है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में। 50 करोड़ का बजट होता था उनका मेडिकल का, स्वास्थ्य का, हमने 500 करोड़ कर दिया है इस साल का। तब जाके इतनी ऋषि मनी है, इसकी में ऐसे नहीं बनती है। और फिर ऊपर से बजाय कि इसके कि आप अपनी उपलब्धि बताओ कि हमने ये अच्छे काम किए थे, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, हम जवाब देंगे उसका। आज हमने बजट में घोषणाएं करके लागू कर रहे हैं हम लोग। बजट की घोषणाएं बहस होकर पास होती है पार्लियामेंट असेंबली के अंदर, हम पूरी नहीं करें। कल आप हमें पूछते थे उन घोषणाओं का क्या हुआ, मीडिया वाले पूछते हमें, विपक्ष वाले पूछ सकते थे, उनका अधिकार है, वो नहीं करेंगे। वो लोग जो हमारी घोषणा है, उनको उम्मीद थी घोषणा पूरी नहीं होगी, चुनाव हम कहेंगे देखो साहब की घोषणा थोड़ी साबित हुई, खाली कागजों में रह गई। अब उनको तकलीफ हो रही है कि घोषणा पूरी क्यों हो गई है, पेंशन क्यों मिलने लग गई है, आवास क्यों बनने लग गए हैं, साइकिल क्यों बढ़ने लग गई है। 5 लाख साइकिलें बांट रहे लड़कियों के लिए कि लड़कियां आगे पढ़े छोड़े नहीं। कंप्यूटर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं हम लोग छात्रों को, 3.5 लाख तो टैबलेट पीसी दिए सीखने के लिए, और 1,11,000 दिए लैपटॉप। 18,000 का लैपटॉप होता है। हमारे यहाँ के छात्र आने वाले जमाने में कोई राज्य के छात्रों से पीछे नहीं रहे, ये सोच करके हम लोगों ने तमाम स्कीमें निकाली है। और अब तो समझ जाना चाहिए उनको, वित्तीय प्रबंधन जो किया गया हम लोगों ने, रेवेन्यू इकट्ठी करी है, आपसे करी है हम लोगों ने, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, रॉयल्टी के जो काम करते हैं वहाँ पे जो पास नक्शे होते हैं, हर चीज़ रेवेन्यू मिलती है, उससे करते करते हमने 40,500 करोड़ का, पहले कोई 8-10 हज़ार करोड़ के मुश्किल से बजट पेश होते थे। मैंने असेंबली में वित्त मंत्री के रूप में इतिहास का सबसे बड़ा बजट 40,500 करोड़ पास करवाया है। ये इसलिए ला रहा हूँ, इसकी में इसलिए आ रही है, बिना पहले इसकी में कैसे आती है। पैसे लुटा रहे हैं तो कर्मचारी तो गवर्नमेंट का मिलेगी। मैं उनको कहना चाहूँगा, जब इंडियन गवर्नमेंट थी में तो पूरी तरह फेल हो गई थी, वित्तीय संकट था राज्यों में भी, संकट की घड़ी के अंदर भी के प्रबंधन तो ये सीधी तस्वीरें आप जोधपुर से देख रहे हैं। राजीव गांधी निर्माण सेवा केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां थी वो बताया, किस तरह से और
योजनाओं पर काम किया जा रहा है, तमाम घोषणाओं पर काम किया जा रहा है, वो बता रहे हैं लोगों को। तो कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में लोग भी मौजूद हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी सी के महतू साहब, राकेश श्रीवास्तव जी, एच मोहंती जी, या हमारे बहुत अतिथि और वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, भंवर सिंह जी राजपुरोहित, के पी जैन साहब, बाबूलाल जी मेहता, शांतिलाल जी दोषी, जालाराम जी बिश्नोई, मनोहर मेहता जी, जीवाराम जी गीता पार्टी, गोविंद पुरोहित जी, हीरा देवासी जी, रमन भाई, लक्ष्मण कोठारी जी, रतन सिंह जी राठौड़, हीरालाल जी बिश्नोई, नरसिंह कुलरिया, खेत सिंह जी मेड़तिया, दुर्गाराम जी चौधरी साहब, कमल व्यास, दिनेश चौधरी जी, राजेंद्र दादीच और रमन भाई मंगलाराम जी चौधरी, तमाम जसाराम जी राठौड़ साहब, अनिल बगड़िया, शंकर माली, एडवोकेट एम के माली, दलपत सिंह जी भाटी, राजकुमार बापना, आर.एस. मोदी साहब और चंद्र प्रकाश मंडलेचा, माधाराम सिरवी, नंद किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार, हेमलता जी, उमेश जी माली और प्रताप राजपुरोहित और अन्य हमारे उपस्थित तमाम साथीगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज हम सब के लिए बहुत मुबारक मौका है, खुशी का मौका है। राजस्थान भवन, जिसकी कल्पना बरसों से आप लोगों ने की होगी, जो प्रवासी राजस्थानी हैं, बरसों से पूरे देश के अंदर उनका सपना था कि राजस्थान का भवन मुंबई में बने, और वो सपना साकार हुआ। प्रथम चरण में काम पूरा हुआ, करीब करीब 20 करोड़ की लागत से, और 25 करोड़ की लागत से सेकेंड चरण का आज शिलान्यास हुआ। और मुझे खुशी है कि इस मुबारक मौके पर मौजूद हैं। मैं इनकी अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चौहान साहब लंबे अरसे से हमारे साथ रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी। इनकी माताजी भी हमारे साथ में पार्लियामेंट मेंबर थी, लंबा इनका अनुभव है, पीएमओ में राज्य मंत्री के रूप में भी, सांसद के रूप में भी। और हमेशा इन्होंने, जब कभी मैंने कोई आग्रह किया तो हमेशा इन्होंने स्वीकार किया। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही कहा था कि राजस्थान भवन के प्रोग्राम चलना। मुझे याद है कि जब ये सांसद थे तब मैंने एक बार इनको जयपुर में ज्योतिराव फुले जयंती के अवसर पर इनको याद किया था, कोई 15 साल पहले की बात होगी। उस वक्त भी जयपुर आए थे ये। मुझे खुशी है कि इनका लगाव आप सबसे है, राजस्थानियों से हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। रास्ते में हम बात करते आ रहे थे, तब भी इन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कभी राजस्थानी प्रवासी के साथ में कुछ संगम यहाँ पर बनाएं, कोई व्यवस्था अच्छी कायम करें, जिससे कि राजस्थानी प्रवासी लोग मिल सकें और कोई प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि चला के उन्होंने हेलीकॉप्टर में मुझे कहा कि राजस्थानियों के साथ में कोई प्रोग्राम करें, ऐसी इनकी हार्दिक इच्छा भी है। महाराष्ट्र और बम्बई तो अपने आप में अभी ठीक का सांसद महोदय ने, संजय नायक जी ने, कि ये तो राजधानी तो दिल्ली और कॉमर्शियल राजधानी मुंबई मायने रखता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये प्लॉट दिया, यहाँ की नगर निगम ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार का और नगर निगम का आभारी हूँ। और जैसे मैंने कहा, ये हमारे देश की महान संस्कृति व संस्कार जो सदियों से मिले हैं और जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं मिलेगा आपको
जहाँ पर अलग अलग हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, फारसी भी हैं। भाषाएं तरह तरह की हो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती, कोई समझ सकता नहीं लिखा हुआ क्या है, पढ़ नहीं सकता। जातियां अलग, संप्रदाय अलग, भाषाएं तरह तरह की, बोली हजारों तरह की। इतने बड़े मुल्क को जो 65 साल के बावजूद भी जो एक रहा है, अखंड रहा है, चाहे हमारे नेताओं की जान चली गई आतंकवाद का मुकाबला करते करते, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, तो मुल्कों को एक अखंड रखा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत कोई है, वो ताकत है अनेकता में एकता की। और इसी रूप में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग सदियों से, बरसों से प्रवासी राजस्थान से गए हैं, जो भी उन्होंने पूरे देश में मान सम्मान बढ़ाया राजस्थान का। बिरला हो, बांगड़ हो, गोयनकाज हो, मित्तल हो, रुयाज हो, बजाज हो, देवड़ा, मुरली देवड़ा जी आपके यहीं पर विराजते हैं, लक्ष्मणगढ़ के वो भी हैं, सिंगानियाज हो, गोयनकाज हो, सब परिवार राजस्थान से उठ के गए, शेखावटी से विशेष रूप से, और अपने मेहनत से राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। तो पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था में अपना दखल रखा, ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। आप लोग भी कोई कमी नहीं छोड़ते हो, जब कभी मौका लगता है अपने गांव में, अपने जिले में जाते हैं, अकाल में, सूखे में, सुख में, दुख में साथी बनते हैं। इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहता है। प्रवासी राजस्थानी चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का हो, आंध्र का हो, चाहे वो बंगाल का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, आसाम का हो, आज भी रिश्ते आप लोग जुड़े हुए हो, इस बात की हमें खुशी रहती है। और इसीलिए मैंने पिछली बार, आपको मालूम है, पहली बार इतिहास में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन किया। पहली बार वो लोग जो बरसों से आ नहीं पा रहे थे राजस्थान में, तमाम वो लोग उस वक्त में आए। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इनको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मैं तो बल्कि कहता हूँ जहाँ आप लोग बस गए हो, वहाँ आप दो पैसा कमाते भी हो, तो वहाँ के गरीबों की, गांव की, उस प्रदेश की क्या सेवा कर सकते हो, ये आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग, जब कभी मैंने कहा संकट की घड़ी होती है, अकाल में, सूखे में, मैं समझता हूँ उसमें कमी नहीं रखते आप लोग। पानी की व्यवस्था करनी हो, चारे का प्रबंधन करना हो, गायों की सेवा करनी हो, तो दौड़ के आप लोग आते हैं। पर जहाँ की माटी में आप काम करते हैं, उस माटी को आप प्यार करते हो, मुझे इस बात का एहसास है। वहाँ के विकास में भागीदार बनते हो, वहाँ की सरकार को पूरा सहयोग करते हो। पर जो मैंने सम्मेलन बुलाया था, उस वक्त मैंने कहा था, मैं कोई आपसे ये विनती नहीं करता हूँ कि आप यहाँ के इन्वेस्टमेंट करो राजस्थान के अंदर। इन्वेस्टमेंट आप वही करोगे जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वाइबल होगा, उसके बगैर संभव भी नहीं होता है। इसलिए उस रूप में मैं चाहता हूँ कि आपका राजस्थान का जो बॉन्ड है, जो आपके पूर्वजों ने कायम किया, जन्म स्थान भी रहा कई लोगों का, उनके पिताजी का रहा, दादाजी का रहा, वो 100 साल 150 साल पहले चले गए। और नॉर्थ ईस्ट के भी हर गांव में आपको राजस्थानी मिलेगा। राजस्थानी प्रवासी एकमात्र ऐसा प्रवासी है देश के अंदर, जो कहीं भी जाएंगे देश के अंदर, तो आपको हर गांव में कहीं न कहीं परिवार, 1 परिवार, 5 परिवार, 10 परिवार राजस्थानी प्रवासी मिलेंगे। ये राजस्थान की खूबी रही है। इसलिए मैंने कहा कि आपका तो बॉन्ड मजबूत रहे, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ कि आप कॉन्क्लेव में पधारे हो। मुझे खुशी है, ये बॉन्ड आपका हमेशा बना रहे। और इसीलिए आप अपने घर में आज भी जब बात करते हैं तो मारवाड़ी में बात करते हैं, राजस्थानी बात करते हैं, वो भाषा हमें जोड़ी हुई है आप लोगों के साथ में। अब मैंने कहा कि जो भवन बन रहा है, तो मैंने कहा कि भवन हर राजधानियों में, पूरे देश के अंदर, इस भवन में और तो ठीक है, गेस्ट हाउस भी होंगे, ऑफिस भी होंगे, आपकी समस्याएं होगी तो सुख दुख में भागीदार बनेगा ये भवन। पर साथ साथ में यहाँ पर आर्ट गैलरी भी हो,
यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति, संस्कार, कला, स्थापत्य कला वो देखने को मिले आप लोगों को। यहाँ ऐसा कोई रेस्टोरेंट बने जो कि राजस्थानी खाने का स्वाद को लेना चाहे, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भी, तो कोई आके ले सकता है। पर्यटन की दृष्टि से अपना महत्व रखता है। तो हर राजधानी के अंदर हर राज्य का, चाहे केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, सबके भवन जयपुर में बने। राजस्थान सरकार आगे बढ़ करके जो जमीन डिमांड करेगा उसको सरकार चाहेगी कि हम जमीन ऑफर करें, राजस्थान में हर राज्य के भवन बने, ये हमारी तमन्ना रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजस्थान के भवन हर राज्य में बने। और जैसे मैंने कहा, राजस्थान की अपनी महान संस्कृति है, संस्कार है, स्थापत्य कला है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत रिच है। हर दुनिया का टूरिस्ट जो आता है देश में, तीसरा टूरिस्ट वो जयपुर आता ही आता है। जयपुर जाता है, उदयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, जैसलमेर जाता है, हर जगह जाता हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये अनेकता में एकता का जो भाव है, जितना मजबूत होगा इस मुल्क के अंदर उतना ही मुल्क मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बात कर रहे हैं तो देश कमजोर होता है। इस बात का एहसास हर भारतवासी को होना चाहिए, ये भी मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा, आप तो जुड़े हुए हो, लगातार संपर्क में हो। यहाँ तो कई हमारे समाचार पत्र निकलते हैं राजस्थान के लोगों के, मुझे खुशी होती है कि एक के बाद एक समाचार पत्र के माध्यम से क्या एक्टिविटी राजस्थान में होती है वो बम्बई के घर घर में पहुंच जाती है प्रवासियों के अंदर। तो राजस्थान के विकास में आप भागीदार बने हुए हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वहाँ पे भी आज तेल निकल गया है, गैस निकल गई है बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी लग रही है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। राजस्थान में करीब आज़ादी के बाद में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा रिफाइनरी में बाड़मेर के अंदर। गैस निकल गया है तो पावर प्लांट गैस आधारित वो लग सकते हैं, सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने लग सकते हैं, वो लगेंगे। पवन चक्कियां चल रही है, आपको खुशी होगी, 2,500 मेगावाट विंड पावर से आज जनरेशन हो रहा है राजस्थान के अंदर। सूर्य भगवान की कृपा सबसे अधिक कहीं है देश में, राजस्थान पर है। 450 मेगावाट तो प्रारंभ हो गया है सोलर ऊर्जा। 3,000 मेगावाट का सोलर पार्क हमने अभी, फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे केंद्रीय मंत्री, हमने उसका शुरू करवाया है। फलोदी के अंदर, बडला के अंदर 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क बनने की संभावना है। सामर के अंदर, सामर झील का नाम सुना होगा, नमक की, जयपुर के पास में। इस प्रकार से सोलर हब बन रहा है। अभी 17 तारीख को ही झालावाड़ में एक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 1,320 मेगावाट का 660 की इकाई प्रारंभ हो रही है। छबड़ा में एक चौथी इकाई प्रारंभ होगी। एक और नया सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का आधारशिला रखी जाएगी। परवन व्रत योजना 3,000 करोड़ का बांध, जो राजस्थान का चौथा बांध होगा, राणा प्रताप सागर, माही के बाद में, चंबल के बाद में बड़ी योजना यही होगी, बिशनपुर के बाद में चौथा बांध वहां बन रहा है। इस प्रकार से सारी दृष्टिकोण देखें हम लोग खनिज संपदा के द्वारा, आपको मालूम है कि भंडार भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है, सभी तरह का खनिज वहां मिलेगा आपको। और तो और शिक्षण संस्थाएं, कभी नाम सुनते थे बंबई में IIT का, खड़गपुर की IIT का, आज IIT जोधपुर में आ गई, IIM उदयपुर में आ गया, IIIT कोटा में आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में आ गई, निफ्ट आ गया, एम्स जोधपुर में आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि चारों ओर से शिक्षण संस्थाएं आज राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया हम लोगों ने। उसे प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय आ रहे हैं। 33 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। सरकारी क्षेत्र में भी हमने कई विश्वविद्यालय खोले हैं, कृषि के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, पत्रकारों के लिए भी हैं। मैं समझता हूँ कि चारों ओर से
जो हब बनता जा रहा है। और तो मणिपाल जैसी यूनिवर्सिटी जयपुर में आ चुकी है, 9000 छात्र आ चुके हैं, 22,000 छात्रों का कैंपस बनेगा। इस रूप में शिक्षा को लेकर भी राजस्थान में माहौल बन चुका है। और तो और अंत में कहना चाहूँगा, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जब से सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, एक ऐसे अर्थशास्त्री को बनाया प्रधानमंत्री जिसकी नीतियों से आज, पहले मैं मुख्यमंत्री था तो मैं जानता हूं, आप मेरे कई लोग जानते होंगे, पूरे मुल्क में सब राज्य सरकारें संकट में थी वित्तीय रूप से। उनकी नीतियों के बाद में कोई राज्य सरकारें संकट में नहीं है। डिवोल्यूशन अलग से हो रहा है केंद्र से। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पूरी रेल की लाइन बिछेगी पैरेलल मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते में जल्दी हो सके। इस प्रकार का शानदार काम वहाँ पर प्रारंभ हो गया है और 39% एरिया राजस्थान होकर निकलेगा। नीमराना के अंदर, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली मारवाड़ जोधपुर में 6 जगह नोड बन रहे हैं, जहाँ 150 किलोमीटर की एरिया के अंदर तमाम तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर आएगी। विकास होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रोजगार मिलेगा नौजवानों को। वो काम भी वहाँ प्रारंभ हो रहा है। हमने DMIC को कंसल्टेंट बना दिया है, वो अपना काम कर रहा है। इस रूप में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी जो हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, एक्ट बना करके असेंबली का, उसके बाद में माहौल शानदार बना है। आज जो एसोचैम का सर्वे आया है उसमें राजस्थान 14 नंबर पर है डोमेस्टिक व फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 राजस्थान। तो राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। पानी की कमी जरूर है, उसको हम हल कर रहे हैं, पानी बचा करके भी। बिजली का उत्पादन हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस रूप में आज हर क्षेत्र में राजस्थान विकास कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भवन का बनना इस मायने में बहुत मायने रखता है। हम सब राज्यों की संस्कृति, संस्कार, कला, स्थापत्य कला का मेल मिलाप आपस में हिंदुस्तान और पूरे मुल्क के लोगों के बीच में होता रहे और करीब से पहचान सके। सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत हो, सब जातियों का, सब धर्मों का। उसी से देश मजबूत रहेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा। क्योंकि अनुभव बताता है दुनिया का। कोई जमाने में जब इंदिरा गांधी जी ने इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया पूरे उपमहाद्वीप का, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय हुआ, 7वां बेड़ा आ रहा था अमेरिका का। तो रूस हमारा मित्र था, इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी, पर आपने देखा कि रूस के कई टुकड़े हो गए। इतना बड़ा शानदार शक्तिशाली महाशक्ति थी। इसलिए जो खतरे हमारे सामने हैं, नक्सलवाद के, आतंकवाद के, अलगाववाद के, सांप्रदायिकता के, उन खतरों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। उसी रूप में पूरा मुल्क एकजुट रहेगा, तब जाकर के जो गुलदस्ता बना हुआ है देश के अंदर, वो गुलदस्ता और मजबूत होगा। और उसमें हमारे राजस्थानी प्रवासी, क्योंकि मैंने कहा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ के प्रवासी इस रूप में पूरे देश में फैले हुए हो। एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों चाहे कोई राज्य हो, वो सब फैले हुए हैं। उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। यही बात करता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।